अगले दिन आदित्य के स्कूल में बैडमिंटन फाइनल मैच था, इसलिए वह जल्दी से अपनी माँ के पैर छूकर स्कूल चला जाता है। आदित्य कोर्ट पर उतरता है और अपने पिता की तरह आत्मविश्वास से खेलता है। हर शॉट, हर पॉइंट पर उसके हाथ खुद ब खुद पिता की चाल दोहरा रहे थे। जब वह जीतता है, पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठता है। प्रिंसिपल आदित्य को ट्रॉफी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जैसे खिलाड़ी ही देश का नाम रोशन करेंगे। अब घर आकर आदित्य उस ट्रॉफी को अपने माँ के सामने रख देता है। तुलसी अपने बेटे को चैंपियन बनते देख खुशी से गले लगा लेती है। तभी विष्णु ऑफिस से घर आ जाता है। विष्णु को आते देख तुलसी उस ट्रॉफी को किचन में ही छुपा देती है। लेकिन उसी समय स्कूल से एक फोन आता है, लेकिन फोन विष्णु उठाता है और पूछता है, कौन बोल रहा है। स्कूल की टीचर कहती हैं, क्या तुलसी से बात हो सकती है। तब विष्णु तुलसी को बुलाता है। टीचर तुलसी से कहती हैं, प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया स्कूल आकर मिल लीजिए। फोन करते ही विष्णु पूछता है, क्या कहा स्कूल वालों ने। तुलसी हिचकिचाते हुए जवाब देती है, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, मैं जाकर मिल लूंगी। लेकिन विष्णु को तुलसी की बातें सुनकर कुछ अजीब लगती है, जैसे उसे लग रहा था कुछ तो है जो तुलसी उससे छिपा रही है। अब राजू आदित्य को एक अच्छे स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ का कोच राजू से कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही ट्रेनिंग लेते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल सकती। लेकिन राजू कहता है, सर आदित्य अपने स्कूल में चैंपियन रह चुका है, देखो स्कूल से उसे चैंपियन का लेटर भी मिला है। लेकिन वह कोच राजू की बात सुनकर भी आदित्य को एडमिशन देने से साफ मना कर देता है। इस पर राजू आखिरी बार कोच से कहता है, सर बस 5 मिनट के लिए आदित्य को खेलने का मौका दे दीजिए। तब कोच मान जाता है और आदित्य को 5 मिनट के लिए खेलने देता है। आदित्य जैसे ही कोर्ट में उतरता है तो वह पहले ही राउंड में अपने विपक्षी खिलाड़ी से हार जाता है। यह देखकर राजू आदित्य को सही से खेलने के लिए कहता है, लेकिन आदित्य हर बार अपने सीनियर खिलाड़ी से हार जाता है। तब वह कोच आदित्य और राजू दोनों की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें स्टेडियम से भगा देता है। लेकिन राजू हार नहीं मानता है। वह आदित्य से कहता है कि तुम अपने पापा सिद्धार्थ से ट्रेनिंग देने की बात करो। लेकिन आदित्य अपने पापा से ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है। इधर जब विष्णु अपनी ड्यूटी से लौटकर घर आता है तो पानी पीने के लिए किचन में गिलास ढूंढने लगता है। तभी उसे अलमारी के कोने में आदित्य की वही ट्रॉफी दिखाई देती है जो वह स्कूल में जीता था। अब विष्णु उस ट्रॉफी के बारे में तुलसी से पूछता है, लेकिन तुलसी विष्णु से झूठ बोल देती है कि यह ट्रॉफी आदित्य की दोस्त की है जो यहाँ भूल गया था। अब विष्णु तुलसी से उस ट्रॉफी के बारे पूछता है, लेकिन तुलसी विष्णु से झूठ बोल देती है कि यह ट्रॉफी आदित्य के दोस्त की है जो यहाँ भूल गया है। तभी विष्णु तुलसी से कहता है, खेलने वाले लड़कों से इसने कब दोस्ती कर ली, तुमने रोका भी नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था। इधर आदित्य अपने पापा की सारी बातें सुन लेता है और उदास होकर घर के अंदर आता है और सुबह होते ही नाराज आदित्य राजू की दुकान पर जाता है और अपना बैग लेकर जाने लगता है। तभी राजू आदित्य से पूछता है, क्या हुआ छोटे चैंपियन, तुमने अपने पापा से ट्रेनिंग के लिए बात की। लेकिन आदित्य बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये देख राजू जानबूझकर विष्णु को लेकर आदित्य के स्कूल कुछ सामान पहुँचाने जाता है और कहता है कि थोड़ी देर यही रुको, मैं सामान देकर आता हूँ। तब विष्णु स्कूल में बैडमिंटन खेलते हुए लड़कों को देखने लगता है। लेकिन तभी विष्णु अपने बेटे आदित्य को बैडमिंटन खेलते हुए देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर आदित्य के पास जाता है और उसके हाथों से बैडमिंटन छीनकर फेंक देता है और आदित्य को लेकर सीधे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचते ही तुलसी पूछती है, क्या हुआ है जो तुम इतने गुस्से में। तभी विष्णु गुस्से में तुलसी को भला बुरा कहने लगता है। इतने में राजू वहाँ आ जाता है और विष्णु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु उल्टा राजू पर ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि मेरे पर्सनल लाइफ से दूर ही रहना। अब राजू विष्णु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विष्णु उल्टा राजू पर ही गुस्सा करने लगता है, जिससे राजू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब विष्णु ट्रेन के इंजन पर काम कर रहा था तभी उसे एक वर्कर बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। वह कोई और नहीं बल्कि विष्णु की पुरानी प्रेमिका राधा थी। राधा को कई सालों बाद देखकर विष्णु उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन राधा उससे कहती है, क्यों तुम आदित्य के साथ ऐसा कर रहे हो, वह एक अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी है, उसे आगे बढ़ने से रोकने के बजाय तुम उसका साथ क्यों नहीं देते। लेकिन विष्णु कहता है, मैं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा बल्कि उसे उस दर्द से बचा रहा हूँ जो उसे आगे चलकर मिलेगा। तुम्हें तो याद ही होगा जब कुछ अमीर घर के लड़कों ने मुझे फाइनल में खेलने से रोकने के लिए मेरा पैर तोड़ दिया था और डॉक्टर ने मुझे 1 महीने तक खेलने से मना किया था। फिर घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपना सपना छोड़ बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने जो दर्द सहा वैसा दर्द मेरे बेटे को ना झेलना पड़े। यह सुनकर राधा विष्णु को हिम्मत देती हुई कहती है, उस समय तुम्हें पैसों की जरूरत थी पर अब हालात अलग है। अब ऐसा कुछ नहीं है। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे अधूरे सपने को पूरा कर सकता है। तुम्हें डर से नहीं बल्कि भरोसे से उसका साथ देना चाहिए। बस एक बार अपने बेटे के अच्छे भविष्य के बारे में सोचो। अब जाते जाते राधा विष्णु के चेहरे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से उसे समझाती है कि आदित्य बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी है, तुम उसे प्रैक्टिस करवाओ ताकि वह तुम्हारे उस अधूरे सपने को पूरा कर सके जो तुमने देखा था। तब विष्णु राधा की कही हुई बातों को सोचने लगता है और रात होते ही अपने बेटे के पास जाता है और उसके बगल में बैठकर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। अब सुबह जैसे ही आदित्य की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसका पिता खुद उसके लिए बैडमिंटन बना रहे हैं। अपने पिता को ऐसा करते देख आदित्य बहुत खुश होता है। अब विष्णु खुद आदित्य को बैडमिंटन देता है। आदित्य अपने पिता से बैडमिंटन पाकर खुश हो जाता है। इधर विष्णु तुलसी से माफी मांगता है क्योंकि उसने गुस्से में उसको बहुत बुरा भला कह दिया था। तुलसी भी सब कुछ भूलकर खुश हो जाती है। अगले दिन विष्णु खुद आदित्य को बैडमिंटन की प्रैक्टिस करवाने के लिए घर से बाहर ले जा रहा था। तभी पास के अंकल उन दोनों बाप बेटे को साथ में घर से बाहर जाते देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों को पास बुलाकर पूजा की थाली से आरती लेने को कहते हैं। अब आदित्य आरती लेकर सीधे राजू की दुकान में जाता है। राजू आदित्य को देखकर पूछता है, तुम कब से यहाँ खड़े हो। आदित्य कहता है, अभी। लेकिन तभी राजू विष्णु को देखकर उदास हो जाता है और आदित्य को बाहर लाकर एक गन शॉप की ओर इशारा करता है। लेकिन आदित्य कहता है, वहाँ पर क्या है अंकल। तब राजू
कहता है, बंदूक की दुकान है बेटा, एक से एक बंदूकें मिलती है, जिसको चाहो मार लो, दुश्मन को मारो, दोस्त को मारो, अपने सपनों को मारो और दूसरों के भी सपनों को मारो। असल में यह सारी बातें राजू अपने लंगोटियां यार विष्णु को ही सुना रहा था। अब विष्णु राजू को मनाने के लिए उसकी दुकान पर जाता है, लेकिन राजू गुस्से में विष्णु को बहुत कुछ कह देता है। उसके मन में अब भी वही दुख था जब विष्णु ने गुस्से में अपने घर उसे निकाल दिया था। बीजू का दिल टूटा हुआ था क्योंकि विष्णु सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका जिगरी यार था। लेकिन विष्णु मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ अपनी जिगरी दोस्त को मनाने आया हूँ, और राजू को गले लगा लेता है, जो एक भावनात्मक लम्हा होता है, जैसे पुराने दिनों की दोस्ती फिर से लौट आई हो। अब विष्णु अपने बेटे आदित्य को बैडमिंटन का चैंपियन बनाने की ठान लेता है। वह हर सुबह आदित्य को जॉगिंग कराने ले जाता है ताकि उसकी स्टेमिना बढ़े, और आदित्य की सेहत और एकाग्रता के लिए सिद्धार्थ उसके खान पान पर भी पूरा ध्यान देता है। रोज उसके भोजन में बदलाव करता है ताकि शरीर के साथ साथ उसका मन भी मजबूत बने। फिर एक दिन विष्णु आदित्य को अपनी पुराने ट्रेनिंग कोर्ट में ले जाता है। वह कोर्ट अब जर्जर हो चुका था, लेकिन सभी लोग मिलकर उसकी सफाई में जुट जाते हैं और धीरे धीरे वह पुराना कोर्ट फिर से चमक उठता है। अब विष्णु अपने बेटे को बैडमिंटन की बारीकियां सिखाना शुरू करता है। शुरुआत में आदित्य शटल को ठीक से नहीं मार पाता है, लेकिन विष्णु के धैर्य और कड़ी ट्रेनिंग से वह रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जाता है। विष्णु अपने बेटे की प्रगति देखकर गर्व से भर उठता है और उसे और भी सख्त ट्रेनिंग देने लगता है, क्योंकि अब यह सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक सपना था जो बाप बेटे दोनों का था। अब विष्णु अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन में ट्रेन का इंजन बनाने का काम करता था और रात को अपने बेटे आदित्य को ट्रेनिंग कराता है। इधर तुलसी आदित्य के साथ मिलकर अपने पति विष्णु को खुश करने के लिए उसकी पुरानी ट्रॉफियां साफ करके एक टेबल पर सजा देती हैं। जब विष्णु अपनी पुरानी ट्रॉफियां देखता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे आदित्य की एक ट्रॉफी सबके सामने रख देता है। कई महीनों बाद जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टूर्नामेंट आयोजित होता है, इसलिए विष्णु अपने बेटे आदित्य को लेकर टूर्नामेंट स्थल पर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वही लड़का शौर्य प्रताप सबसे अच्छा खेल रहा था। यह देखकर विष्णु थोड़ा निराश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद आदित्य के मैच की बारी आती है तो वह थोड़ा नर्वस होते हुए कोर्ट पर उतरता है, क्योंकि यह बड़े मैच में उसका पहला टूर्नामेंट मैच था। जब मैच शुरू होता है तो आदित्य बार बार अपने प्रतिद्वंदी से हारने लगता है, लेकिन विष्णु आदित्य को हिम्मत देता है। फिर भी आदित्य अपने प्रतिद्वंदी को पॉइंट देता रहता है, जिसकी वजह से वह पहला राउंड हार जाता है। टाइम आउट होने पर विष्णु आदित्य से कहता है, बेटा पहला राउंड हार गए तो क्या हुआ, अभी 2 राउंड और बाकी हैं। अब बस ध्यान से उसके शटल कॉक पर फोकस करो, देखना तुम्हारी ही जीत होगी। अब टाइम आउट होने पर विष्णु आदित्य से कहता है, बेटा पहला राउंड हार गए तो क्या हुआ, अभी 2 राउंड और बाकी हैं। अब बस ध्यान से उसके शटल कॉक पर फोकस करो, देखना तुम्हारी ही जीत होगी। पिता से सीख लेकर आदित्य दूसरा राउंड खेलने जाता है। दूसरे राउंड में पहुंचते ही आदित्य पहले से कहीं बेहतर खेल दिखाने लगता है। आदित्य लगातार पॉइंट हासिल करने लगता है और देखते ही देखते आदित्य 16 पॉइंट से दूसरा राउंड जीत जाता है। आदित्य को जीतते देख विष्णु बहुत खुश होता है। अब तीसरे राउंड में भी आदित्य अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल कर लेता है। आदित्य को जीतता देख उसकी माँ राधा भी बहुत खुश होती है। मैच जीतने के बाद विष्णु आदित्य को लेकर घर लौट आता है। घर आते ही विष्णु आदित्य को फिर से ट्रेनिंग देने लगता है कि आगे और भी बेहतर कैसे खेलना है। अगले दिन आदित्य अपने पिता की रणनीति को बिल्कुल उसी तरह अपनाते हुए बैडमिंटन खेलता है, जिससे वह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली खिलाड़ी को हराकर चौंका देता है। इस जीत के बाद राजू आदित्य की बहुत तारीफ करता है, लेकिन विष्णु अपने बेटे को और बेहतर खेलने की सलाह देते हैं। इसी बीच जब आदित्य अपनी पैंट और शर्ट बदल रहा होता है, तभी शौर्य प्रताप और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है, इसलिए रात को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो आदित्य खाना नहीं खाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है।